तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो बेहतरीन कंपनीज के बारे में। पहली कंपनी है बजाज फाइनेंस, दूसरी है दीपक नाइट्राइट। और इन दोनों से जुड़ी हुई कुछ लेटेस्ट अपडेट आपको दोस्तों इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। और इन अपडेट्स के बाद स्टॉक के प्राइस में कल के दिन हमको कैसा मूवमेंट देखने को मिलेगा उसको भी हम दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बजाज फाइनेंस की। तो देखिए बजाज फाइनेंस के Q2 के नंबर दोस्तों हमको रिसेंटली आते हुए देखने को मिले, लेकिन नंबर्स के जस्ट बाद आप देखिए हमको स्टॉक के प्राइस में करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये करेक्शन क्यों आ रही है? तो यहाँ पर दोस्तों एक बड़े ब्रोकरेज फर्म ने बजाज फाइनेंस के जो टारगेट हैं उसको काफ़ी डाउनग्रेड किया है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी नीचे के टारगेट यहाँ पर दिए हैं। उसके पीछे क्या रैशनल दिया है उन्होंने, कितने टारगेट दिए हैं, इसको दोस्तों हम थोड़ी देर में देखेंगे। उससे पहले अगर मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से बात करूँ तो मेरे हिसाब से Q2 के नंबर बजाज फाइनेंस के दोस्तों कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम देखिए एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 22% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। नेट इंटरेस्ट इनकम देखिए अच्छी खासी 28% की ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी में 53% की ग्रोथ हमको देखने को मिली है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू नेट इंटरेस्ट इनकम जो एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक है उसमें भी देखिए जबरदस्त ग्रोथ हमको आती हुई देखने को मिली है। और अर्निंग पर शेयर भी ग्रो हुआ है, रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स भी ग्रो हुए हैं और रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी भी हमको ग्रो होती हुई देखने को मिली है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी दोस्तों जो एसेट क्वालिटी है वो भी हमको इंप्रूव होती हुई देखने को मिली है। सीक्वेंशियल बेसिस पर अगर हम बात करें तो जो ग्रॉस एनपीएज हैं जो पिछले क्वार्टर मतलब जून में 2.96% के थे वो अब की बार हो चुके हैं अराउंड 2.45% के। तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट है। नेट एनपीएस की बात करें तो पिछले जून क्वार्टर में जो अराउंड 1 आई थिंक अराउंड 4.46% के आसपास थे वो अब की बार कम होके हो चुके हैं, मतलब इंप्रूव हो चुके हैं 1.10%। तो एसेट क्वालिटी भी यहाँ पर हमको इंप्रूव होती हुई देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर ब्रोकरेज फर्म का क्या कहना है, चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एचडीएफसी सिक्योरिटीज की तरफ से ये स्टेटमेंट आता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पर उन्होंने 5498 के टारगेट दे दिए हैं। बजाज फाइनेंस के स्टैंड्स को अपने रिड्यूस कर दिया है और आप राउंड ऑफ में मान के चलिए 5500। तो आप देखिए दोस्तों अभी 7000 के ऊपर चल रहा है स्टॉक प्राइस, 5500 काफ़ी नीचे के टारगेट यहाँ पर डाउनग्रेड किए हैं। अब उन्होंने क्या रीज़न दिया है, तो जो एक्सपेक्टेशंस थी दोस्तों एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की उसके अनुसार यहाँ पर अर्निंग्स पे पोस्ट नहीं की है बजाज फाइनेंस ने। 15% यहाँ पर हमको बिलो एस्टिमेट्स यहाँ पर अर्निंग जो है दिख रही है बजाज फाइनेंस की एज पर एचडीएफसी सिक्योरिटीज़। साथ ही साथ अगर प्रोविजनिंग की बात करें तो यहाँ पर उनका कहना है कि हाइयर देन एक्सपेक्टेड प्रोविजनिंग हुई है और जो है अराउंड 3.4% की ऑफ एयूएम। अब यहाँ पर इन्होंने दोस्तों 1300 करोड़ का यहाँ पर जो प्रोविजनिंग किया है, लेकिन मैनेजमेंट ने बोला है जो ये प्रोविजनिंग करी है इन्होंने बेसिकली जो पोटेंशियल थर्ड वेव आ सकती है उसके मद्देनजर यहाँ पर की है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती मेरी एनालिसिस के रिगार्डिंग। लेकिन एज पर मैंने यहाँ पर जो एचडीएफसी सिक्योरिटीज उनका कहना है कि, और इसमें दोस्तों इंक्लूडिंग मैनेजमेंट ओवरले का यहाँ पर प्रोविजनिंग भी है अराउंड 3.5 बिलियन की। तो उसकी वजह से ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये जो है मतलब एक्सपेक्टेशन जो थी प्रोविजनिंग की उसके अनुसार यहाँ पर ज़्यादा इन्होंने प्रोविजनिंग की है। तो उसकी वजह से इन्होंने थोड़े से यहाँ पर रिड्यूस किया अपने स्टांस को। और साथ ही में एसेट क्वालिटी तो इंप्रूव हुई है, लेकिन दोस्तों एक रीज़न है जो इन्होंने बताया वो है दोस्तों करंट स्टीव वैल्यूएशंस। तो काफ़ी हाई वैल्यूएशंस पे ये जो है स्टॉक हमको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो उसकी वजह से इन्होंने काफ़ी नीचे के टारगेट यहाँ पर जो है रिड्यूस कर दिए हैं, डाउनग्रेड कर दिए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमको समझना ज़रूरी है कि ये वैल्यूएशंस इतने हाई क्यों हैं बजाज फाइनेंस के। अगर हम दूसरे कंपेयर करते हैं बड़ी-बड़ी दिग्गज प्राइवेट बैंकिंग की बात करें तो उनके भी दोस्तों वैल्यूएशंस इतने नहीं है जितने बजाज फाइनेंस के हैं। तो बजाज फाइनेंस दोस्तों इंडिया की लार्जेस्ट एनबीएफसी है और बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों इनकी एसेट क्वालिटी है, रिटर्न रेशियोज़ हैं, ग्रोथ है। साथ ही साथ इनका जो है पेनिट्रेशन है। उसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर इनको ऑलरेडी अच्छे खासे वैल्यूएशन मिलते हैं। लेकिन रिसेंटली इसका जो स्टॉक प्राइस में रन अप हुआ है दोस्तों उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा। और क्यों इनको इतनी वैल्यूएशन मिल रही है वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो है दोस्तों रीज़न, उसके पीछे का रीज़न है। तो जी हाँ दोस्तों, बजाज फाइनेंस अब कंप्लीटली एक फिनटेक कंपनी यहाँ पर बनने जा रही है। जहाँ पर आपने देखा होगा लगातार इनकी जो है ओमनी प्रेजेंस स्ट्रेटजी के तहत ये अच्छा खासा अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। जहाँ पर अपनी ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट को, अपनी डिजिटल इकोसिस्टम को लगातार दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और मतलब एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में दोस्तों बजाज फाइनेंस जा रहा है। एक एनबीएफसी के होने के साथ साथ एक फिनटेक कंपनी भी ये बनने जा रही है। और जहाँ पर फिनटेक कंपनीज को आपको पता है हायर वैल्यूएशन मिलते हैं, चाहे पेटीएम की हम बात करें, मोबीक्विक की बात करें, रेजर पे की बात करें या दूसरे फिनटेक स्टार्टअप्स की बात करें, उनको हायर वैल्यूएशन मिलती है। उसी प्रकार बजाज फाइनेंस को भी यहाँ पर इसीलिए इतनी हायर वैल्यूएशन देखने को मिलती है। तो अपने आप में दोस्तों काफ़ी ग्रोइंग ये कंपनी है, लगातार नए सेगमेंट में लगातार अपने आप को रीइनोवेट करते हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ बजाज फाइनेंस को हर डिप में ऐड करिए, हम वेट करते रह जाएंगे, ये बजाज फाइनेंस भागता रहेगा।
तो यहाँ पर मैं कुछ हाइलाइट्स आपको बताना चाहूँगा। तो बेसिकली अपने आप को दोस्तों ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हैं, अपने डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, लगातार अपने डिजिटल इकोसिस्टम में ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है? कस्टमर जो कंज़्यूमर ऐप जो है इनकी लगातार उसको अपग्रेड कर रहे हैं, लगातार अपने इकोसिस्टम में नए मर्चेंट्स को ऐड कर रहे हैं, साथ ही साथ नए ऑफरिंग्स यहाँ पर कंज़्यूमर्स को प्रोवाइड करा रहे हैं थ्रू देयर ऐप्स। तो ये कुछ हाइलाइट्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। देखिए कंज़्यूमर डेटा प्लेटफ़ॉर्म जो इनका एक ओमनी चैनल एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी ये लाइव जा चुका है Q2 FY 22 में। तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों पूरा एक तरह से ये पूरा आर्किटेक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोसिस्टम बना रहे हैं जहाँ पर ये पूरा सपोर्ट जो है कस्टमर्स को देने वाले हैं डिजिटली। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर इसको फिनटेक का वैल्यूएशंस मिल रहा है बजाज फाइनेंस को। तो अगर आप सोच रहे हैं कि क्यों इतना भाग रहा है, तो ये है दोस्तों इसके पीछे रीज़न। पूरी ओमनी प्रेजेंस स्ट्रेटजी की बात करें, चाहे हम कंज्यूमर ऐप अपग्रेड की बात करें, जहाँ पर ये लगातार अपने कस्टमर्स को लगातार नए कस्टमर्स ऐड कर रहे हैं। 12.99 मिलियन एक्टिव कस्टमर्स हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर जो है न्यू कंज्यूमर ऐप को इन्होंने अपग्रेड किया है। कुछ यहाँ पर टेक जो है डिलीवरीज़, यहाँ पर सर्टेन टेक डिलीवरीज़ यहाँ पर इन्होंने इम्प्लीमेंट की है, ठीक है। पेमेंट की अगर बात करें तो रिसेंटली इनको मर्चेंट जो है दोस्तों इनको अप्रूवल भी मिल चुका है आरबीआई से। तो अराउंड देखिए 3.1 मिलियन कस्टमर्स इनके जो है वॉलेट जो है सेगमेंट में ऐड हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। सिर्फ मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि ये जो कंपनी है एक फिनटेक कंपनी बन चुकी है, इसीलिए आपको इतने वैल्यूएशंस देखने को मिलेंगे। तो अब ये फिनटेक का दोस्तों आने वाला ज़माना फिनटेक का है। तो बजाज फाइनेंस आपको लगता है अगर ग्रो यहाँ से और ज़्यादा नहीं होगा तो आप कहीं न कहीं दोस्तों गलत हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी दोस्तों जो फाइनेंशियल पेनिट्रेशन है हमारे इंडिया में बहुत कम है। और एनबीएफसी की बात करें तो बजाज फाइनेंस का जो एक पेनिट्रेशन है, क्रॉस सेलिंग नेटवर्क है, बहुत ज़बरदस्त है। तो ये कंपनी अभी करीब 4.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप रखती है, लेकिन आगे आने वाले समय में 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी इस कंपनी का जा सकता है। ऐसा मेरा दोस्तों यहाँ पर जो है मानना है, ठीक है? तो आप इसमें हर डिप में ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। तो ये हो गई दोस्तों बजाज फाइनेंस की बात, इसके रिगार्डिंग सारी अपडेट। अब बात करते हैं दोस्तों उससे पहले दोस्तों मैं आपको बजाज फाइनेंस के यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पे लेके चलूँगा, क्या होनी चाहिए सिचुएशन। तो आप देखिए पिछले कई टाइम से हमको यहाँ पर बजाज फाइनेंस का स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में देखने को मिल रहा है, और ये गिरावट है दोस्तों आज की देखिए करीब 5% के आसपास की गिरावट। इसके पीछे रीज़न है दोस्तों कई एस्टिमेट्स जो है यहाँ पर बीट नहीं कर पाया है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है यहाँ पर गिरावट आई हो। लेकिन यहाँ पर हर गिरावट बजाज फाइनेंस में दोस्तों मौका होता है मेरे ख्याल से। तो अगर यहाँ पर जो है करीब 5500 के टारगेट दिए हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने, मुझे लगता नहीं दोस्तों इतना नीचे ये आएगा। लेकिन अगर ये करीब 6500 या 6200 के आसपास आ जाता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर दोस्तों एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होगी इसको एक्यूमुलेट करने की। तो अगर आपने अभी तक इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है तो कुछ क्वांटिटी, 1-2 क्वांटिटी अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप यहाँ पर ट्रैकिंग पोजीशन के लिए उठा सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म का अगर आपका नज़रिया है 5-10 साल का, तो मेरे ख्याल से आप इस लेवल पे भी ले लीजिए। इस कंपनी को कोई यहाँ पर मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लमसम करने से बचिएगा, क्योंकि मार्केट भी ओवर वैल्यूड है, साथ ही साथ स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है। तो उस हिसाब से यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग या फिर करेक्शन जो है ड्यू हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं दीपक नाइट्राइट की। तो दीपक नाइट्राइट के दोस्तों आज ही Q2 के नंबर आए हैं, तो नंबर कैसे रहे हैं चलिए हम जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की कंसोलिडेटेड बेसिस पे। तो आप देखिए यहाँ पर पिछले साल इसी क्वार्टर में करीब 987 करोड़ का रेवेन्यू जो अब की बार बढ़ के ऑलमोस्ट 1700 करोड़ का हो चुका है। तो अच्छी खासी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। साथ ही साथ यहाँ पर हमको क्वार्टर क्वार्टर भी रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही है। अदर इनकम की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम कोर जो ऑपरेशन से इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है सब सिर्फ हम उसी की बात करते हैं, क्योंकि अदर इनकम दोस्तों कुछ भी हो सकती है, लेकिन कंपनी ने अपने कोर ऑपरेशन से कितना जनरेट किया है वो इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं करीब 987 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ के हो चुका है 1681 करोड़। लेकिन दोस्तों जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ अगेन यहाँ पर इनके नंबर्स पे इम्पैक्ट कर रही है नेगेटिवली, वो है दोस्तों रॉ मटेरियल की कॉस्ट, जो हमने कई केमिकल कंपनीज में देखा है काफ़ी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है। रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है इन्फ्लेशन इनको भी हिट करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप देखिए रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है करीब जो 530 करोड़ की थी पिछले साल, अब की बार बढ़ के 1000 करोड़ की हो चुकी है। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर रॉ मटेरियल कॉस्ट लगी है। उसकी वजह से आप देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए दोस्तों इनके नेट प्रॉफिट के नंबर्स हमको गिरते हुए देखने को मिले हैं। अराउंड 302 करोड़ का नेट प्रॉफिट गिर के हो चुका है 253 करोड़। तो काफ़ी नंबर दोस्तों यहाँ पर इतने उत्साहजनक नज़र नहीं आते। हालांकि ईयर ऑन ईयर काफ़ी नंबर अच्छे हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर रॉ मटेरियल की कॉस्ट डिक्लाइन हुई, जिसकी वजह से मार्जिन डिक्लाइन हुआ। दोस्तों मार्जिन इम्पैक्ट हमको दीपक नाइट्राइट के नंबर्स में भी आता हुआ देखने को मिला। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, तो इनका दोस्तों अगर मैं सेगमेंट वाइज आपको यहाँ पर बताऊँ डेटा, तो आप देखिए इनका जो फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल का बिजनेस है उसने यहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। जो फाइन स्पेशलिटी केमिकल का बिजनेस है 209 करोड़ की जो पिछले साल सेल्स थी वो घट के रह चुकी है 197 करोड़। तो अगेन इनका जो फाइन वाला बिजनेस है, फाइन स्पेशलिटी केमिकल है, यहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो उसकी वजह से इनके दोस्तों नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला है कंसोलिडेटेड बेसिस पे।
हालाँकि बेसिक इंटरमीडिएट की बात करें तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर यहाँ पर ग्रोथ है। इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है, लेकिन हाँ, ग्रोथ देखने को मिल रही है। फिनोलेक्स में दोस्तों बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है। आप देखिए फिनोलेक्स का ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमको रेवेन्यू डबल होता हुआ देखने को मिला है। तो सेगमेंट वाइज़ यहाँ पर अच्छा परफ़ॉर्म किया है तीनों सेगमेंट में, बेसिक में, परफ़ॉर्मेंस में, फिनोलेक्स में। लेकिन फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल में थोड़ा-सा यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। और इसी की वजह से जो फिनोलेक्स का जो फिनॉल का स्प्रेड है, उसी की वजह से आप देखिए मार्जिन्स डिक्लाइन होते हुए देखने को मिला। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों ये टेम्परेरी चीज़ होगी। अगर मार्केट यहाँ पर इसको कल के दिन यहाँ पर इसकी बीटिंग करता है, मतलब कि स्टॉक प्राइस में बीटिंग होती है, तो मेरे ख्याल से एक अपॉर्च्युनिटी होगी, क्योंकि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में या आई थिंक आने वाले 3 से 4 क्वार्टर्स में मुझे लगता है दीपक नाइट्राइट का स्टॉक प्राइस फिर से आपको अच्छी खासी तेज़ी दिखा सकता है, क्योंकि आने वाले क्वार्टर्स में केमिकल जो प्राइसिंग है वापस से ऊपर जाती हुई देखने को मिलेगी, फिनॉल स्प्रेड्स वापस से ऊपर जाते हुए देखने को मिलेंगे। अगेन इनके नंबर्स भी हमको अच्छे आते हुए देखने को मिलेंगे। और ये जो गिरावट हुई उसके पीछे दोस्तों 2-3 रीज़न तो आपको पता ही है। नवीन फ्लोरिन के नंबर के बाद आपने देखा दीपक नाइट्राइट के भी प्रेशर आ चुका है, तो हो सकता है यहाँ पर मार्केट ने इसको फैक्टर इन कर लिया हो। लेकिन कल के दिन अगर कुछ भी गिरावट आती है, तो अगेन ये एक मौका होगा दीपक नाइट्राइट में यहाँ पर एक्यूमुलेट करने का, क्योंकि लॉन्ग टर्म में दीपक नाइट्राइट बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। बेसिक केमिकल्स में भी ये कंपनी काम करती है, स्पेशलिटी फाइन में भी है, फिनॉल्स में भी है और परफॉर्मेंस केमिकल्स में भी है। तो हर सेगमेंट को ये कैटर करती है केमिकल, अगर हम केमिकल स्पेस की बात करें तो। तो हर गिरावट उससे यहाँ पर मौका होगी, अभी भी आप बाय कर सकते हैं 20% लॉन्ग टर्म का नज़रिया आपका अगर है तो। तो ये है दोस्तों पूरी अपडेट दोनों कंपनीज़ के रिगार्डिंग। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।